आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर अर्थात भूगोल का पहला अध्याय संसाधन एवं विकास, इंग्लिश में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इस अध्याय में कौन कौन से विषय कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। उसके बाद हम एक एक चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे कि पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए, आपको कुछ एक्स्ट्रा और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है संसाधन क्या होता है, संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पे किया जाता है। तो वर्गीकरण के 4 आधार है जिसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। संसाधनों का विकास, संसाधन नियोजन क्या होता है, भू संसाधन क्या होता है, भारत में भू संसाधन के बारे में, भारत में भू उपयोग प्रारूप और भू निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, मृदा संसाधन क्या होता है, मृदा का वर्गीकरण जैसे मिट्टी के प्रकार क्या हुए, मिट्टी के 6-7 प्रकार हैं जो आपके सिलेबस में हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। और उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर के एंड में मृदा अपरदन और संरक्षण, मृदा का कटाव और उसको रोकने के उपाय। लेकिन इसमें आपको मैं बताऊं तो ये जो पोर्शन है भारत में भू संसाधन और भारत में भू उपयोग प्रारूप, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं, इसको कम भी पढ़ें क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ें हैं और इससे क्वेश्चन कम पूछा जाता है। बाकी सारी चीज़ें जो हमें पढ़नी है बहुत अच्छे से पढ़नी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं इस चैप्टर में सबसे पहले क्या क्या है और किस चीज़ का अर्थ क्या है। तो संसाधन क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि संसाधन क्या होता है, तो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में एक सिंपल वे में बताना चाहें तो हमारे पर्यावरण में, हमारे वातावरण में उपलब्ध हर वस्तु अपने आप में क्या होती है, एक संसाधन होती है जिसका प्रयोग, जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि संसाधन क्या होती है, वो हर वस्तु जो पर्यावरण में उपलब्ध है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। अगर इसी को कंप्लीट डेफिनेशन बनाएं एग्जाम में लिखने के लिए तो इसे आगे और हम क्या लिख सकते हैं, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी और जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य है। यानी कि संसाधनों को बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और उसका जो प्रयोग होता है वो सांस्कृतिक रूप से मान्य है, यानी सभी आम जनता, हर इंसान, प्रकृति उसे स्वीकार करती है, यानी सब लोग उसे मानते हैं कि हाँ ये संसाधन है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आप इसे ना भी लिखें लास्ट लाइन को तो भी चल जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेन जो है वो ज़रूर लिखना है आपको कि संसाधन होता क्या है, कि हमारे पर्यावरण में, हमारे वातावरण में उपलब्ध जितने भी वस्तुएं हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। बाकी लाइन ऐड कर दोगे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं ऐड करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब संसाधन के प्रकार, तो संसाधन को विभिन्न आधारों पे, विभिन्न प्रकार में बांटा जा सकता है, उनके अलग अलग आधार पे। कैसे? उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति कैसे हुई है संसाधनों की, उत्पत्ति के आधार पे अगर हम बांटेंगे तो जैव और अजैव संसाधन में बटेगा। समाप्यता के आधार पे, समाप्यता का मतलब होता है कि समाप्त, कितनी जल्दी वो समाप्त हो सकता है या उसे हम दोबारा बना सकते हैं। तो समाप्यता के आधार पर जब आप करेंगे तो उसमें आप देखोगे कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, या फिर आप इसे बोल सकते हो नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है, थर्ड है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर यानी स्वामित्व का मतलब होता है कि आपको उस पर अधिकार कितना है। स्वामित्व यानी शासन, तो शासन किस आधार पे हो सकता है, व्यक्तिगत स्वामित्व हो सकता है, तो व्यक्तिगत आप बोल सकते हो उसे। सामुदायिक आधार पे वितरण हो सकता है, मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के आधार पे, राष्ट्रीय, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल संसाधन। यानी कि संसाधनों को कई तरीके से बांटा जाता है, 4 तरीके से, और 4 में सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा समाप्यता के आधार पे, और तीसरा है स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व में किस प्रकार का स्वामित्व हो सकता है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। और लास्ट है विकास के आधार पे। विकास के आधार पे संभावित संसाधन हो सकते हैं, यानी जिसकी संभावना है, विकसित है जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है, भंडार है या संचित कोष, 4 आधार इसमें भी। तो इन सब के बारे में हम अब डिटेल में आगे पढ़ते हैं, एक एक चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब इसमें पेपर में, एग्जाम में जो है डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो आपके लिए नोट्स भी जो है, ये सारी चीज़ नोट्स में आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कॉमेंट सेक्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर लेना और खुद भी बाद में पढ़ सकते हो, या आपको नोटबुक में आपको खुद अपने एग्जाम्स के लिए नोट बना के रखने हो तो नोट्स बना के आप रख सकते हो। तो जैव संसाधन क्या होता है, वैसे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं जो जैव मंडल से मिलते हैं। ओके, जो जैव मंडल से मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं,
जैव संसाधन, या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं जिसमें जीवन होता है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं, और जिसमें जीवन नहीं होगा उसे अजैव संसाधन कहते हैं। क्लियर है? आसान लैंग्वेज में याद रहेगा। जैव संसाधन जो जैव मंडल से मिलते हैं यानी जिसमें जीवन होता है, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो मनुष्य, वनस्पति, मछलियाँ, प्राणीजात, पशुधन आदि, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये जैव संसाधन है। अजैव संसाधन की बात करें तो वे संसाधन जो निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अजैव संसाधन। जैसे कि मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पत्थर आदि सारे क्या है? अजैव संसाधन है। क्लियर हो गया होगा? आगे देखते हैं समाप्यता के आधार पर संसाधन का प्रकार क्या होता है। तो पहला है नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा होगा अनवीकरण योग्य संसाधन, या इसी को हम बोल सकते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय में क्या होता है? कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक, भौतिक यानी फिजिकल, रासायनिक यानी केमिकल, या यांत्रिक यानी कि मशीनों के द्वारा नवीकृत या पुनः उपयोग कर सकते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। यानी कि ऐसे संसाधन जिनका हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकरण कर सकते हैं या दोबारा यानी कि पुनः प्राप्त कर सकते हैं या दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं नवीकरण संसाधन या नवीकरणीय संसाधन। जैसे कि सौर ऊर्जा को हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, पवन ऊर्जा, जल, जीव, जंतु आदि, ये सारी चीज़ दोबारा बनाई जा सकती है, तो इसी को हम बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन या नवीकरण योग्य संसाधन। उसके बाद अनवीकरण योग्य संसाधन, यानी कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी भी तरीके से नवीकृत या पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते, यानी किसी भी तरीके से हम दोबारा उसे प्राप्त नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलेंगे? अनवीकरण योग्य संसाधन। जैसे कि जीवाश्म ईंधन में जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें जो बहुत साल जिसको लगे हैं बनने में और इतनी जल्दी दोबारा प्राप्त वो नहीं हो सकते हैं, एक बार अगर समाप्त हो गए, ख़त्म हो गए तो। धातु आदि, इसकी खासियत क्या होती है कि इन संसाधनों के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इनका नवीकरण करना असंभव होता है। इनमें से कुछ संसाधनों को पुनः चक्रीय तो किया जा सकता है, पुनः चक्रीय मतलब दोबारा यूज में लाया जा सकता है, जैसे कि धातु। कुछ ऐसे संसाधन भी होते हैं जिनका पुनः चक्रीकरण नहीं किया जा सकता, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, मतलब जीवाश्म ईंधन को एक बार यूज कर लिया तो उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे कोयला है, उसका एक बार यूज हो गया तो दोबारा किसी काम का नहीं है। जबकि धातु, बहुत सारे धातु है जिसका एक बार हम यूज कर लेते तो भी वो किसी न किसी रूप में दोबारा उसका पुनः चक्रीकरण हो जाता है, रिसाइकल हो जाता है। लेकिन अनवीकरण संसाधन दोबारा बनाए नहीं जा सकते। ओके, रिसाइकल हो सकते हैं लेकिन रीमेड या दोबारा निर्मित नहीं हो सकते, दोबारा आसानी से प्राप्त नहीं हो सकते। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। और इतना नोट्स है आपके लिए कि एग्जाम में आप इसे लिखो तो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स आपको मिल भी सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार या संसाधनों का वर्गीकरण। तो स्वामित्व के आधार पर सबसे पहले व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत नाम से ही पता चल रहा है कि व्यक्तिगत यानी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का स्वामित्व जिस पर हो, यानी जब किसी संसाधन पर एक निजी व्यक्ति का अधिकार होता है या निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे किसान की ज़मीन, घर आदि, है ना। तो कोई भी किसान है, किसी भी किसान की ज़मीन जो होगी उसकी, वो उसका व्यक्तिगत संसाधन है। या किसी का जो घर है, जैसे आपका घर है या मेरा घर है, तो वो मेरा निजी या व्यक्तिगत संसाधन है। उसके बाद सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन क्या होता है? यानी कम्युनिटी, आप इसे बोल सकते हो कम्युनिटी रिसोर्सेज। वैसे संसाधन सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है, यानी पूरी एक सोसाइटी के पास या पूरे एक कम्युनिटी के पास उसके पास अधिकार होता है कि ये सब लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपके एरिया में तालाब है, कोई पार्क है ना, कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, चारागाह है, ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पूरा एक समुदाय यूज करता है ना, या पूरा एक मोहल्ला यूज करता है, तो उसी को हम बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय संसाधन। वैसे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व यानी जिसका अधिकार राष्ट्र यानी किसी देश के पास होता है। ठीक है, जैसे कि सरकारी ज़मीन, जितनी भी गवर्नमेंट ज़मीन है उस पर अधिकार किसका? सरकार का, किसी राष्ट्र का, किसी देश का। जैसे सड़क, नहर, रेल, हवाई जहाज़ इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सब राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। वैसे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे कि हो गई क्या, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सुना होगा आपने, है ना, वर्ल्ड बैंक सुना होगा, विश्व बैंक, WHO सुना होगा, WTO, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हैं। तो ऐसे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, संस्थान यानी ऑर्गेनाइजेशन,
तो ऐसे संस्थानों के पास जिसका अधिकार होता है उसी को हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कैसे, देखो समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। समुद्री क्षेत्र समझते हो आप? जैसे अगर हम अपने देश की बात करें तो श्रीलंका देखा आपने, श्रीलंका मैप में कहाँ दिखता है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको पता है क्या समुद्र है? तो इंडिया की बॉर्डर से यानी बिल्कुल नीचे लास्ट में कन्याकुमारी की बात करें तो वहाँ से उसके बाद जो श्रीलंका पहुँचने के लिए बीच में हमें समुद्र पार करना पड़ता है, वो आपने रामायण में भी देखा होगा। तो वो जो समुद्र का यानी हमारे तट रेखा जो है, हमारी तट यानी किनारा है, जो हमारा जो भी भौगोलिक क्षेत्र है उसका जो किनारे का इलाका है, बिल्कुल तट वाला इलाका, उस तटीय इलाके के बाद 200 किलोमीटर तक जो अधिकार होता है वो पर्टिकुलर उस देश का होता है जिस देश से वो समुद्री सीमा टच कर रही होती है। जैसे हमारी तरफ से जो समुद्र की सीमा है तो 200 किलोमीटर तक जो है वो अधिकार तो हमारा हुआ, और वैसे श्रीलंका की तरफ से जो समुद्र होगा उधर उनको टच करता हुआ, उनकी बाउंड्री को टच करता हुआ तो 200 किलोमीटर तक अधिकार उनका होगा। लेकिन उसके बाद जो बीच में जो बचेगा एरिया वो किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी उस पर कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी आ जा सकता है, कोई भी अपने जहाज़ चला सकता है ना। जैसे आप नदी के 2 किनारे समझो या समुद्र के 2 किनारे, समुद्र का ही एग्जाम्पल है, तो समुद्र के 2 किनारे, तो एक किनारे में मान लो इंडिया है और एक किनारे में श्रीलंका, वही एग्जाम्पल दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो एक किनारे में इंडिया है तो इंडिया के किनारे से 200 किलोमीटर तक तो इंडिया का अधिकार है, और श्रीलंका के किनारे से 200 किलोमीटर तक श्रीलंका का अधिकार है। लेकिन उसके बीच का जो एरिया बचेगा वो क्या हो जाएगा? वो पूरे विश्व के लिए है, तो उसी को उस पर हम क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। उस पर यानी कोई भी देश उस पर अपना अधिकार जमा सकता है, वो सबके लिए किसी एक का नहीं है। समझ में आई बात? तो राष्ट्रीय संसाधन भी समझ में आ गया, अंतर्राष्ट्रीय भी, निजी भी, और उसके अलावा हम सामुदायिक संसाधन भी, चारों समझ में आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन, तो विकास यानी डेवलपमेंट के आधार पे। तो सबसे पहले बात करें इसमें हम संभावी संसाधन, संभावी या इसे संभाव्य संसाधन भी कहते हैं। संभाव्य या संभावी नाम से पता चल रहा है जिसकी संभावना हो। संभावना कैसे? यानी किसी भी देश या क्षेत्र में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा होता, लेकिन इसकी संभावना होती है कि भविष्य में इसका उपयोग होगा, भविष्य में इसका प्रयोग होगा। तो ऐसे ही संसाधन को हम संभावी संसाधन कहते हैं। यानी वर्तमान में तो यूज नहीं हो रहा, लेकिन वो संसाधन है जिसका उपयोग भविष्य में हो सकता है। ओके, जैसे गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, क्योंकि आपको पता है गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का भविष्य बहुत उज्जवल है। यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब सौर ऊर्जा उपलब्ध है और पवन ऊर्जा। तो इन दोनों जगहों पे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से बहुत सारी चीज़ें चलाई जा सकती है, बहुत सारी मशीनें, बहुत सारे उपकरण चलाए जा सकते हैं, लेकिन आज उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा। यानी कि संसाधन तो है हमारे पास, लेकिन इसका भविष्य में कभी संभावना है कि भविष्य में इसका उपयोग होगा। तो इसलिए ऐसे संसाधन को हम क्या बोलते हैं? संभावी संसाधन। ठीक है। उसके बाद विकसित संसाधन। विकसित बहुत नाम से पता चल रहा है विकसित, जैसे आपने सुना होगा डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश। तो विकसित देश में क्या होता है? सब कुछ पहले से निश्चित होता है, सब कुछ पता होता है ना, सब कुछ पहले से वहाँ पे हो चुका। वहाँ पे ना कोई गरीब है, ना कोई बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब कि पुअर क्लास, मिडिल पुअर क्लास जो बोलते हैं वो नहीं है। वहाँ पे सब लोग धनी संपन्न हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा धनी है, लेकिन इतना है कि जैसे कुछ देशों में जो लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, वो हालत वहाँ नहीं होती। तो संसाधनों में भी ऐसा ही होता है कि विकसित संसाधन क्या होते हैं? जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, जिनके बारे में सारी जानकारी पहले से प्राप्त हो चुकी है, जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित हो चुकी है। यानी जिनका उपयोग कितना करना है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, वो सारी चीज़ें हमें पहले से पता है। तो वो डेवलप्ड या विकसित संसाधन हो गए। डेवलप्ड या रिसोर्सेज या विकसित संसाधन आप कह सकते हो। ठीक है। जैसे कि जो भी संसाधन है, कोई भी ऐसा संसाधन जिसके बारे में हमें पता है, जिसके बारे में पूरी रिसर्च हो चुकी है, अब उसमें कुछ और नहीं बचा है, जिसकी क्वालिटी के बारे में पता है कि उसकी क्वालिटी क्या है उस संसाधन की, उसकी क्वांटिटी के बारे में पता है कि वो हमारी धरती पे कितनी मात्रा में उपलब्ध है, तो उसी को हम बोलते हैं विकसित संसाधन। जिसके बारे में नहीं पता, जिसके बारे में संभावना है, वो तो संभावित संसाधन हो गया, है ना। जिसके बारे में सब कुछ पता है, सारी जानकारी है, उसकी क्वालिटी से क्वांटिटी से लेके सब कुछ, तो उसी को हम बोलते हैं विकसित संसाधन। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भंडार। भंडार यानी कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो उपलब्ध तो हैं, लेकिन उनके सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है, प्रौद्योगिकी का अभाव है। ऐसे संसाधन को हम क्या कहते हैं? भंडार कहते हैं। यानी हमारे पास संसाधन है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से हम उसका यूज नहीं कर पाते, तो ऐसे संसाधन को भंडार कहते हैं। यानी कि भंडार हमारे पास है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि हाइड्रोजन ईंधन। हाइड्रोजन ईंधन का नाम सुना होगा आपने, साइंस में पढ़ा होगा आपने।
हाँ, अभी हमारे पास हाइड्रोजन ईंधन के इस्तेमाल के लिए उचित टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम हाइड्रोजन का सही मात्रा में यूज कर सकें, और अगर ये जब मिल जाए तो हमारे पास बहुत सारे संसाधन जो सीमित मात्रा में या जिनकी कमी है उसके बदले हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो भंडार भी क्लियर हुआ, यानी कि ऐसे संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध हैं लेकिन जिसके उपयोग के लिए या इस्तेमाल के लिए हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी का अभाव है, टेक्नोलॉजी की कमी है, उसे हम भंडार कहते हैं। एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा आपको। संचित कोष, संचित कोष क्या होता है? ये भी भंडार का हिस्सा होता है, दोनों लगभग एक दूसरे से लिंक है। भंडार का हिस्सा होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से पढ़ना। यह भंडार का हिस्सा होता है, इसके उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी तो है, देखो यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं थी भंडार में, लेकिन संचित कोष में क्या होता है, टेक्नोलॉजी तो मौजूद है लेकिन अभी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा। दोनों सेम चीज़ें। यहाँ पे क्या है, संसाधन है हमारे पास भंडार में, टेक्नोलॉजी का अभाव है। संचित कोष में भंडार है हमारे पास, भंडार का हिस्सा है ये, टेक्नोलॉजी भी है लेकिन हम उसका इस्तेमाल सही से नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संचित कोष। उदाहरण के लिए जैसे नदी के जल से पन बिजली परियोजना द्वारा बिजली निकाली जा सकती है, नदी के पानी से पन बिजली परियोजना द्वारा, परियोजना यानी प्रोजेक्ट के द्वारा बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन वर्तमान में इसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, सीमित पैमाने पर ही हो रहा है, एक लिमिटेड मात्रा में ही, तो इसी को हम बोलते हैं संचित कोष। तो मेरे ख्याल से अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक स्टोरी आप सुनते रहोगे और आपको सब समझ में आता रहेगा और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, और 1 से 2 बार रिपीट कर लोगे तो पूरा ही आ जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, चैप्टर को दोबारा कभी पढ़ना ही नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है, जो आपने पहले 6-7 में भी पढ़ा होगा। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग करना, विवेकपूर्ण यानी सोच समझ कर प्रयोग करना, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा किया जाए अपितु या बल्कि भविष्य के लिए भी बचा कर रखा जाए, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होते रहें, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास। या इसी को और थोड़ा सिंपल वे में कर दें तो संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पूरी हो सके तथा भविष्य के लिए भी बचाया जा सके, तो उसी को हम बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। ओके, यानी सोच समझकर विवेकपूर्ण तरीके से विकास करना। उसके बाद एक और टॉपिक है इसमें इम्पॉर्टेंट, पृथ्वी सम्मेलन। तो संसाधनों के सही इस्तेमाल और सतत पोषणीय विकास के मुद्दे पर 1992 में ब्राज़ील के एक शहर, ब्राज़ील का शहर कौन सा है, रियो डी जेनेरो में एक अर्थ समिट, अर्थ का मतलब अर्थ EARTH अर्थ वाला है यानी पृथ्वी, तो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब किया गया? 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डे जेनेरो में। ओके, इंग्लिश में डी लिखोगे, हिंदी में डे हो जाएगा वो। तो ये जगह का नाम याद हो गया, कहाँ पे है, ब्राज़ील में, कौन से ईयर में, 1992 में। देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, जब बाद में मैं आगे डिस्कस करूँगा नेक्स्ट पार्ट में इसका बनेगा, जिसमें आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा। तो MCQ क्वेश्चंस और बड़े क्वेश्चंस में भी यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आएंगे। और खास बात क्या थी कि इस सम्मेलन में 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना। और उन सभी ने एजेंडा 21 पर सहमत हुए, वे सभी एजेंडा 21 पर सहमत हुए थे, यानी कि 21 मुख्य बातें थी। एजेंडा 21 को भी पृथ्वी सम्मेलन का ही दूसरा नाम है एजेंडा 21। तो पेपर में आपसे पूछा जाए एजेंडा 21 क्या है, तो बस यही लिखना है कि 1992 में यानी 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सतत पोषणीय विकास के साथ साथ संसाधनों का सही इस्तेमाल के लिए 21 मुद्दों पर 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष सहमत हुए थे। उसी को हम क्या बोलते हैं, एजेंडा 21 या पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, यानी 21 मुख्य बातें थी इसमें, जिन पे सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहमत हो गए थे, उन्होंने सिग्नेचर किए थे और राजी हो गए थे कि अब हम पर्यावरण का सही से इस्तेमाल करेंगे, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा अंधाधुंध प्रयोग नहीं करेंगे, संसाधनों का सही इस्तेमाल करेंगे। क्या क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की थी। गरीबी से कैसे निपटना है हमें, पर्यावरण को कैसे बचाना है, वो सारी बातें इसमें थी। एक दूसरे के हितों की रक्षा करेंगे, एक दूसरे के पास जो भी संसाधनों की कमी है उसको हम पूरा करेंगे। अगर मान लो किसी देश के पास ज़्यादा है तो वो दूसरे देश को देगा जिसके पास कम है, और जिसके पास नहीं है वो तीसरे देश को, मतलब आपस में लेन देन, यानी कि आपस में परस्पर आपस में आप बोल सकते हो हिंदी में एक वर्ड कि पारस्परिक लेन देन को बढ़ावा दिया जाएगा। ओके, तो ये था हमारा पृथ्वी सम्मेलन।
ठीक है। इसके लिए मेन बातें क्या ध्यान रखनी है कि किन मुद्दों के पे हुआ था ये, तो सतत पोषण, विकास और संसाधनों के सही इस्तेमाल के लिए। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील के शहर रियो डे जेनेरो में 1992 में हुआ था, जिसमें 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे। 21 मुद्दों पे वो सहमत हुए थे, इसलिए इसे एजेंडा 21 भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखोगे। उसके बाद एक वर्ड है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या होता है? तो संसाधन नियोजन का मतलब प्लानिंग, यानी संसाधनों एक, अगर डेफिनेशन को रूप में पहले बात करते फिर उसे सिंपल वे में समझेंगे। ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिनके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी कि ऐसी तकनीक या ऐसा उपाय जिसके द्वारा हम संसाधनों को सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं, संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, उसी को हम संसाधन नियोजन कहते हैं। ओके, यानी सोच समझकर प्रयोग करना सही तकनीक के द्वारा। अब संसाधनों का प्रयोग सही से नहीं करेंगे, भू निम्नीकरण भी बढ़ावा मिलेगा। भू निम्नीकरण का मतलब मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो कमज़ोर हो जाएगी। वो कैसे होती है? तो भू निम्नीकरण के कारण पेपर में पूछे जाते हैं कि भू निम्नीकरण के कारण क्या है। तो भू निम्नीकरण के कारण क्या है? तो मेन 5 पॉइंट ध्यान रखना है आपको। खनन, अतिचारण, अति सिंचाई, औद्योगिक प्रदूषण और वन उन्मूलन या वनोन्मूलन। खनन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा खुदाई करने से, बहुत ज़्यादा जैसे कोयले की खुदाई इन सबसे, या मिट्टी की भी हम खुदाई बार बार करते थे, उससे भू निम्नीकरण होता है, क्योंकि ऊपर की मिट्टी में ताकत होती है, नीचे की मिट्टी जो होती है उसमें उतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती। अगर आप नीचे की मिट्टी, जैसे नीचे की मिट्टी अगर खुदाई करके बहुत ज़्यादा नीचे की मिट्टी खोद के उसके बाद उसे गमले में कहीं लगाओगे, खेतों में डालकर खेती करोगे तो खेती अच्छी नहीं होगी, मिट्टी की जो क्वालिटी है वो बेकार हो जाएगी। अतिचारण, अगर पशुओं को बहुत ज़्यादा चरा दोगे अगर किसी भी खेत पे, तो उस केस में भी क्या होता है कि वहाँ से फिर धीरे धीरे फसलों का उत्पादन जो होता है वो कम होने लगता है, यानी भू निम्नीकरण शुरू हो जाता है, मिट्टी की क्वालिटी में, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आने लगती है। अति सिंचाई, यानी बहुत ज़्यादा अगर सिंचाई करोगे, बहुत ज़्यादा पानी में डालोगे तो भी भू निम्नीकरण को बढ़ावा मिलता है। औद्योगिक प्रदूषण, औद्योगिक उद्योगों से निकला वो जो प्रदूषण होता है, जो जल होता है, गंदा पानी होता है, जो रसायन केमिकल्स होता है, वो भी मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है। और वन उन्मूलन से तो आपको पता है कि अगर वनों की लगातार कटाई करोगे तो उससे क्या होगा? भू निम्नीकरण होगा, क्योंकि उससे क्या होता है, अगर वन उन्मूलन करोगे, वनों की कटाई करते जाओगे तो मिट्टी का भी जो लेयर है, मिट्टी की जो लेयर है वो भी क्या होगी? वो टिकेगी नीचे, क्योंकि वन होते हैं, पेड़ होते हैं, वो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को आपस में क्या करती है? जकड़ के रखती हैं, तो उससे मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता, तो भू निम्नीकरण नहीं होता। लेकिन अगर जब भी हटा दोगे आप, वनों को काट दोगे, तो उससे भी मिट्टी का मृदा ह्रास या भू निम्नीकरण होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ बातें और बात कर लेते हैं, कुछ और बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। भू संरक्षण के उपाय या भूमि संरक्षण के उपाय। अब यानी भू निम्नीकरण था तो भूमि को बचाने के उपाय भी होंगे, तो वहाँ पे क्या था? वन उन्मूलन, तो यहाँ पे उसी का उल्टा हम क्या कर देंगे? वनारोपण या वन रोपण। तो यानी पेड़ों को लगाना, जंगलों को बढ़ावा देना, उससे भी क्या हो सकता है? भूमि का संरक्षण हम कर सकते हैं। पशुचारण नियंत्रण, यानी कि पशुओं को एक नियंत्रण में चराया जाए, खेतों पर एक लिमिटेड मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में, बहुत ज़्यादा ना चराया जाए। उसके बाद है रक्षक मेखला। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है 1 मार्क्स में, 1 नंबर में, कि रक्षक मेखला क्या होता है। तो खेतों के किनारे क्या होता है, गाँव में देखा होगा अपने, खेतों के किनारे पवन की दिशा, यानी पवन यानी वायु की दिशा में समकोण यानी राइट एंगल के आकार पर पंक्तियों में वृक्ष तथा झाड़ी लगाकर पवन द्वारा होने वाले अपरदन को रोका जा सकता है। यानी कि देखो, मिट्टी का जब हवाएं चलती हैं तो हवा चलने से क्या होता है कि मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टियाँ भी उड़ जाती हैं। तो उस मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए खेतों के किनारे पर क्या किया जाता है? छोटे छोटे वृक्ष या झाड़ी लगाकर मृदा के कटाव को रोका जाता है, उसी को हम बोलते हैं रक्षक मेखला। ठीक है, उसके बाद खनन नियंत्रण, यानी कम मात्रा में खनन की जाए, खुदाई कम मात्रा में की जाए तो भी हम भूमि को बचा सकते हैं। और औद्योगिक जल का परिष्करण। औद्योगिक जल का परिष्करण का मतलब हो गया कि उद्योगों में जो दूषित पदार्थ निकलता है, जैसे जल हो गया, वहाँ पे केमिकल्स हो गया, उन सबको मतलब बिल्कुल एकदम रिफाइन करके, मतलब उसे एकदम आप वर्ड बोल सकते हो हिंदी में कि उसे एकदम परिष्कृत करके, जो परिष्करण से बना, परिष्कृत यानी शुद्धिकरण के, हाँ शुद्धिकरण ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो शुद्ध करके तब उसे ज़मीन पे या खेतों में या नदियों में बहाया जाए। क्योंकि जैसे वो आपने देखा होगा केमिकल्स, बहुत गंदे गंदे केमिकल्स निकलते हैं, जिसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं? नदियों में बहा देते हैं। नदियों में बहाने से होता है क्या कि नदियों में मछलियाँ होती हैं, नदियों में और भी बहुत जीव जंतु होते हैं, पानी होता है वो सारा गंदा हो जाता है। उससे क्या होता है? उस नदियों का पानी जो घरों तक आता है वो भी दूषित आता है, और जो जीव जंतु है वो भी बहुत सारे मर जाते हैं, ज़मीन भी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो उसका परिष्करण किया जाना है। औद्योगिक जल का परिष्करण करने के बाद ही उसे नदियों में या फिर भूमि पर बहाया जाए। ओके,
तो ये सारे उपाय हैं। इसके बारे में और डिटेल में अगर आपको पढ़ना तो इसका PDF तो मिलेगा आपको। साथ साथ आप क्या जो CBSE जो या दिल्ली गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है, दिल्ली एजुकेशन बोर्ड जो है, तो दिल्ली एजुकेशन की जो टीम है उन्होंने सपोर्ट मटेरियल बनाया हुआ है हर सब्जेक्ट का, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में, वहाँ से इसके बारे में और डिटेल्स में भी पढ़ सकते हो आप। ओके, उसके बाद एक वर्ड आता है इसी चैप्टर में, प्रतिभूमि। प्रतिभूमि नहीं, प्रतिभूमि। प्रतिभूमि का मतलब होता है एक ऐसी ज़मीन, एक जहाँ पे बहुत समय से खेती नहीं हुई है, बहुत समय से खेती नहीं होगी तो उसे वहाँ पे वो बंजर टाइप में हो जाएगी, तो उसी को बोलते हैं प्रतिभूमि, यानी जो खाली पड़ी हुई भूमि होती है। लेकिन इसके भी दो टाइप से, एक वर्तमान प्रतिभूमि और दूसरा पुरातन प्रतिभूमि। वर्तमान में क्या होता है, जहाँ 1 वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं हुई है, यानी मान लो 1 दिन से लेकर 1 वर्ष तक अगर खेती हम नहीं करते तो उसे बोलते हैं वर्तमान प्रतिभूमि। और पुरातन प्रतिभूमि में क्या होता है, जहाँ 1 से लेकर 5 वर्ष तक अगर खेती लगातार ना हो तो उसको हम बोलते हैं पुरातन प्रतिभूमि। ओके, पुरातन प्रतिभूमि। उसके बाद एक और वर्ड जो इसमें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध को ही हम इंग्लिश में या हिंदी में एक और वर्ड से नाम से जानते हैं, निवल या नेट बोलते हैं। ओके, NET, नेट का मतलब भी शुद्ध होता है या निवल होता है इंग्लिश में। ओके, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र, तो 1 वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए खेत को यदि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो उसे सकल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। अब देखो, शुद्ध और सकल 2 वर्ड हैं, ध्यान से समझना आपको। 1 वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए खेत को, 1 वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए खेत को, यानी एक खेत में 1 वर्ष में 1 से अधिक बार अगर आप फसल उगाते हो, ठीक है, और उसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, सकल बोया गया क्षेत्र कहते हैं हम उसे। लेकिन यहाँ पे था क्या, शुद्ध बोया गया, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है और सकल बोया गया क्षेत्र। सकल का, शुद्ध का मतलब हो गया कि एक बार आपने जो खेती कर ली 1 वर्ष में, ओके, 1 वर्ष में 1 प्रकार की खेती कर ली आपने, तो वो जो हो गया वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र हो गया, यानी जितना एरिया था उस एरिया में आपने जो भी 1 प्रकार की फसलों का उत्पादन किया। लेकिन उसी को अब 1 वर्ष में 1 से अधिक बार आप बो दोगे तो जितनी बार आपने बोया 1 से अधिक बार, एक बार मान लो पालक लगा दिया, एक बार कुछ और लगा दिया, उन सबको जो जोड़ दिया तो उसी को हम बोलते हैं सकल बोया गया क्षेत्र। ओके, ध्यान रखना। उसके बाद एक लाइन और है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया, पिछले साल भी एग्जाम में पूछा गया था कि एक लाइन लिखी आई थी और उसके बाद पूछा था कि किसने कहा ये लाइन, ये पंक्तियाँ किसकी हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कहा था, हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। तो एग्जाम में ऐसा पूछा गया था कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। ये कथन किसके थे, तो महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। या इसी को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं। मतलब इसका मतलब क्या था कि इसका मतलब ये था कि संसाधन तो हमारे पास बहुत सारे हैं लेकिन किसी एक व्यक्ति की पेटी भरने के लिए नहीं, कोई एक व्यक्ति ही संसाधनों का उपयोग करे, ऐसा नहीं है। संसाधन जो है एक लिमिटेड मात्रा में है। ओके, तो ये महात्मा गांधी की लाइन थी, ये ध्यान रखना आप कि संसाधन जो है वो हमारे पास बहुत सारा है, हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधन काफ़ी है लेकिन किसी की पेटी भरने के लिए नहीं है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट रह गया हो, किसी टॉपिक में किसी पॉइंट पे समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको शायद हो सकता है आपको कमेंट सेक्शन में उसको और सिंपल वे में उसको डिफाइन करके आपको टाइप करके रिप्लाई दे दूँगा। ओके, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया हो तो, कोई भी डाउट हो तो। क्लियर है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे हम इसके इसी चैप्टर से जो और थोड़ा सा कंटेंट रह गया मिट्टी के बारे में, मृदा के प्रकार और उसकी गुणवत्ता, वो मृदा कहाँ पाई जाती है, कौन सी फसल के लिए उपयुक्त होती है, और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के जो डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कुछ डिस्कस करेंगे वो अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जितने भी आपके फ्रेंड्स पढ़ते हैं 10th में सबके पास भेज दो और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना।